हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। प्यारे बच्चों, कल से आपका महासंग्राम स्टार्ट हो रहा है। तो आज की रात हम चलते चलते एक बार फिर से हिंदी को पूरी तरह से फिनिश कर देते हैं। जो बचा खुचा अगर डाउट आपके माइंड में हो वो भी निकल जाए, क्योंकि आज की रात धमाका होना चाहिए। कहते ना कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की ही है सारी कहानी। तो यूं समझिएगा कि आज की रात आपको अच्छे से पढ़ लेना है, एक बार पूरा का पूरा रिवीजन करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए हमारे साथ पूरा का पूरा पेपर फिर से एक बार हम निपटा देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, बिना किसी देरी की। फालतू की बातें नहीं होंगी, क्योंकि भाई वक्त बिल्कुल भी नहीं है। और अब केवल और केवल क्या है, सिर्फ एक नजर प्रैक्टिस की है, बस और कुछ नहीं करना बच्चों। तो भी आपका खंड का स्टार्ट होगा। सामान्य हिंदी खंड का आपका 50 नंबर का आएगा बच्चों। और खंड का के अंतर्गत आपके 7 क्वेश्चन होंगे, यानी 7 टॉपिक होंगे। खंड खा में भी आपके 7 टॉपिक होंगे। और कैसे पेपर आएगा, कितने प्रश्न करना होगा, वो आज के इस वीडियो में वही पूरा हम मेंशन करेंगे। फालतू के क्वेश्चन को नहीं रखा है, ठीक है। चलिए बच्चों, खंड का में पहला क्वेश्चन जो आपका होगा वो गद्य साहित्य से होगा। और गद्य साहित्य के आपके 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसे है कि अजातशत्रु किस विधा की रचना है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और कई बार लगातार पूछा गया है। तो अजातशत्रु कह रहा है किस विधा की रचना है। यहां पर लेखक को नहीं पूछा है, विधा पूछ लिया है। तो किस विधा की रचना है, आपके ऑप्शन है जीवनी, या फिर नाटक, या फिर संस्मरण, या फिर आत्मकथा। तो ये अजातशत्रु क्या है बच्चों, तो ये है नाटक। अब नाटक है तो भाई किसका नाटक है ये भी जानना थोड़ा जरूरी है। तो ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। किसका है बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक, जयशंकर प्रसाद जी का क्या है, ये नाटक है अजातशत्रु। समझ में आया। अजातशत्रु भाई किसकी रचना, जयशंकर प्रसाद जी की। अजातशत्रु किस विधा भाई की रचना है, यानी कौन सी विधा है, तो यह है नाटक। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बेहद लाजवाब है कि नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है। आपके विकल्प है बच्चों सदल मिश्र, दूसरा है मुंशी इंसाअल्लाह खां, और तीसरा है चंद बरदाई, और चौथा है भाई, ये तीसरा ऑप्शन बन गया है लेकिन ये चौथा है। तो चौथा कौन सा है बच्चों, तो चौथा नरपति नाल है। देखिएगा तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों सदल मिश्र। सदल मिश्र जी की रचना है। अगर हम बात करें बच्चों, ये मुंशी इंसाअल्लाह खां, इनकी एक प्रसिद्ध रचना बहुत पूछता है भाई, कौन सी है, रानी केतकी की कहानी। ठीक, रानी केतकी की कहानी, अभी हमने इसको कल ही बताया था। रानी केतकी की कहानी ये इनकी प्रसिद्ध रचना है मुंशी इंसाअल्लाह खां की। नरपति नाल की कौन सी है बच्चों, तो इनकी है बीसल देव रासो। ठीक है, कौन सी है, बीसल देव रासो। बीसल देव रासो है। और चंद बरदाई की बात करें बच्चों तो इनकी पृथ्वीराज रासो है। कौन सी, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो यहां से भाई आपके सब ये कंप्लीट हो जा रहे हैं एक बार फिर से कि मुंशी इंसाअल्लाह खां की भाई जो रचना है वो रानी केतकी की कहानी है, चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल है, और भाई इनकी बीसल देव रासो। बाकी बच्चों और यहाँ पर एक दलपति विजय होते हैं, उनकी रचना खुमार रासो है। तो ये याद रखना, ये सबके सब क्या है, किसी न किसी सेट में जरूर पूछे जाएंगे 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। तो भाई पत्रिका को हमने एक बार पूरा क्लियर कर दिया है, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो भाई महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा के संपादित पत्रिका का नाम क्या है। विकल्प है कवि वचन सुधा, या फिर उचित वक्ता, या फिर भारत मित्र, या फिर बच्चों सरस्वती। तो सरस्वती किसकी पत्रिका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक है, और बाकी बात करें तो ये जो कवि वचन सुधा है तो ये क्या है, हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाई पत्रिका है ये, भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पत्रिका है। ठीक है ना, तो क्लियर हो गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका ये कवि वचन सुधा है। बाकी सरस्वती किसकी पत्रिका है, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित एक पत्रिका है। ठीक, चलिए बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर स्क्रीनशॉट मारना हो तो मार लीजिए,
भाई एक बार फिर से सरसरी निगाह में देख लेंगे, नहीं तो अब कोई जरूरत है नहीं बच्चों। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन से हैं? भाई कौन लेखक हैं? यानी संस्कृत के जो 4 अध्याय, ये जो रचना है बच्चों, संस्कृत के 4 अध्याय, कह रहा है कि इसके लेखक कौन है? विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, वासुदेव शरण अग्रवाल, राम वृक्ष वेनीपुरी या फिर विद्या श्रीनिवास मिश्र। तो संस्कृत के 4 अध्याय की भाई किसकी रचना है? ये रामधारी सिंह दिनकर जी की है, संस्कृत के 4 अध्याय। क्लियर हो गया। चलिए अगला है कि प्रेमचंद्र कलम का सिपाही, प्रेमचंद्र कलम का सिपाही किस विधा की रचना? देखिए विधा पूछा है, तो ये प्रेमचंद्र कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? विकल्प आपका है कहानी, जीवनी है या फिर उपन्यास है या फिर रेखा चित्र है। तो आपको बताना है बच्चों कि ये कौन सी विधा है? तो ये क्या है? एक जीवनी है। अब किसकी जीवनी है ये भी जानना जरूरी है बच्चों। किसकी जीवनी है? तो भाई ये है अमृत राय जी की जीवनी है। याद रखिएगा रसगुल्लों, क्वेश्चन टपकेगा भाई चाहे जिस तरह से, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अमृत राय की क्या है? जीवनी है। कौन से? प्रेमचंद्र कलम का सिपाही। क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। तो ये आपका हो जाता है गद्य का। अब हम शुरुआत करेंगे काव्य साहित्य यानी पद्य में से। काव्य साहित्य यानी दूसरे का देख सकते हैं कि विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? यानी जो विनय पत्रिका ये रचना है, इसके रचनाकार कौन है? आपके विकल्प हैं सूरदास, कबीरदास या फिर बच्चों तुलसीदास या मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसके भाई कह रहा है कि कौन रचनाकार है? तो मतलब ये विनय पत्रिका किसकी रचना है? ये है तुलसीदास की। अगर हम बात करें बच्चों तो इनकी है ना कि जो विनय पत्रिका है, कवितावली है, दोहावली है, श्री रामचरितमानस है, जानकी मंगल है, ये सब के सब क्या है? तुलसीदास जी की प्रमुख रचना। इनका तो भाई बीजक है, ठीक। इनका सुर जो साहित्य लहरी सूर सागर है, उसके बाद ये पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी है इनकी, ठीक है। तो ये कुछ इनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो एक बार हम सब रिवीजन कर दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं, जो अगर डाउट भी होगा वो गायब हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बच्चों, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? आपके विकल्प हैं गोरखनाथ या फिर चंद बरदाई या फिर जगनिक या फिर सरहपा। तो भाई हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहपा जी को, ठीक है ना। ये हिंदी के क्या है बच्चों? प्रथम कवि हैं। क्लियर होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो है गा, इसको देखिएगा बच्चों। कह रहा है कि हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कृति है? आपके विकल्प हैं भवानी प्रसाद मिश्र, बाल कृष्ण शर्मा नवीन या फिर नागार्जुन या फिर अज्ञे। तो ये किसकी रचना है बच्चों? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की रचना है। कौन सी? हरी घास पर क्षण भर, ये अज्ञे जी की रचना है। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो आंगन के पार द्वार, ठीक, और उसके बाद कितनी नावों में कितनी बार, और साथ ही साथ ये हरी घास पर क्षण भर, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन रामाश्रयी कवि है? तो इसको भी करवा चुके हैं बच्चों, ठीक। कौन कह रहा है कि रामाश्रयी कवि हैं? यानी ऐसे कौन से कवि हैं जो प्रभु श्री राम की लीलाओं का वर्णन करते हैं, उनके बारे में लिखते हैं या भाई उनके बारे में लिखा है? तो यहां पर आपके विकल्प हैं तुलसीदास या फिर सूरदास, कबीरदास या फिर नागार्जुन। तो रामाश्रय की बात कर रहा है, जो प्रभु श्री राम के बारे में किसने लिखा है भाई? तो वो है तुलसीदास जी, ठीक है। क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो ये क्या है? तो ये भाई क्या है कि सूरदास जी जो है ये कृष्णाश्रयी हैं, है ना, ये कृष्णाश्रयी हैं, ये कृष्णाश्रयी है बच्चों। और ये कबीरदास जी जो हैं ये ज्ञानाश्रयी हैं, ज्ञानाश्रयी हैं, याद रखना, ठीक है। ये ज्ञानाश्रयी, और ये क्या है? रामाश्रयी है, प्रभु श्री राम के लीलाओं के बारे में। और सूरदास जी हैं ये प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं, ठीक है ना, मतलब रचनाएं की हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साकेत किसकी रचना है? साकेत किसकी रचना है? आपके विकल्प है मैथिली शरण गुप्त की, हरिऔध की या फिर जयशंकर प्रसाद जी की या फिर बच्चों निराला जी की। तो ये अगर हम बात करें साकेत किसकी रचना है तो ये है मैथिली शरण गुप्त जी की। अगर हम बात करें बच्चों, एक क्वेश्चन और पूछता है, साकेत में
कितने सर्ग हैं? तो साकेत में याद रखना बच्चों 12 सर्ग हैं। साकेत में कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग में हैं। और उसके बाद बात करें तो एक आपका जैसे क्वेश्चन पूछता है इससे रिलेटेड, एक पूछता है कामायनी में, तो कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में भाई 15 सर्ग हैं। ठीक है ना, क्लियर हुआ बच्चों? कामायनी में बात करें तो 15 सर्ग हैं और उसके बाद साकेत में बात करें तो इसमें 12 सर्ग हैं। इस बात को अच्छे से याद रखना, ठीक है ना, गलती नहीं होनी चाहिए, अगर पेपर में आया तो भाई गड़बड़ ना होने पाए। क्लियर होता है? चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा तो ये हो जाता है हमारा 5-5 नंबर का जो बहुविकल्पी प्रश्न गद्य और पद्य से। आपका जो तीसरा क्वेश्चन होगा, यहां पे 2 क्वेश्चन आपके देंगे, अथवा में करके एक देगा बच्चों और आपको एक करना होगा। और ये पूरे के पूरे बच्चों 10 नंबर का टॉपिक होगा। कितने नंबर का? तो भाई पूरे के पूरे 10 नंबर का, क्योंकि जितने क्वेश्चन होंगे सब ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक, तो 10 नंबर का टॉपिक होता है और ये गद्य से रहेगा। तो आपको करना क्या है, पहले इसको ढंग से पढ़ लेना है और उसके बाद इससे संबंधित जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों का बच्चों अपने को क्या करना, उत्तर देना है। चलिए पढ़ते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट वाला हमने रखा है जो पिछले साल तो नहीं पूछा गया इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2022 में तो 2-3 सेट में आया था लेकिन 23 में नहीं पूछा। ठीक, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है और कह रहा है संस्कृति परंपरा से निश्रित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है और वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के कह रहा है कि परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है और इसके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। महती का मतलब बहुत ही मतलब जरूरी। ठीक है, देखिए अब यहां से क्या करना है, महती यानी महान से जो होता है। ठीक, तो देखिए अब ये आपके प्रश्न दिए गए हैं, आपके बच्चों नीचे प्रश्न दिए गए हैं। पहला है कि गद्यांश का शीर्षक व लेखक, शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखना है। तो आपको करना क्या होगा, जब संदर्भ कहेगा तो आप पूरा डिटेल्स में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के इस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक ये हैं। इस तरह से लिखेंगे। जब यहां पर आपका दिया रहेगा कि संदर्भ लिखिए, बट बच्चों अगर इस टाइप का दिया रहेगा कि गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखना है तो आप भैया क्या लिख करेंगे, आप हेडिंग बना लेंगे इस तरह से। आप इस तरह से हेडिंग बनाएंगे बच्चों, शीर्षक आप करेंगे क्या, आप शीर्षक हेडिंग बना लेंगे, फिर उसके बाद फिर लिखेंगे इसके लेखक। ठीक, ये आपको करना होगा, इस तरीके से कॉपी में लिखेंगे। अब भी जो इनके रचनाकार हैं, मतलब जो शीर्षक है यानी चैप्टर का नाम। अब देखिए जरूरी भाई इसमें क्या है, बहुत ज्यादा आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहां पर एक शब्द बोला है भाषा। ठीक, और वैसे भी हमने बताया कि शुरू के 3 चैप्टर ही पूछे जाते हैं। 3 याद कर लीजिए, 3 देख लीजिए एक बार ढंग से, चौथा देखने की जरूरत ही नहीं, वैसे भी पता चल जाता है। पहले वाले में जगह जगह राष्ट्र शब्द रहेगा, दूसरे वाले में अशोक शब्द रहता है जगह जगह पर, तीसरे वाले में भाषा। तो ये कौन से चैप्टर का है बच्चों, ये तीसरा चैप्टर है भाषा और आधुनिकता। तो ये किस चैप्टर का है, तो भाई ये है भाषा और आधुनिकता। ठीक है ना, भाषा और आधुनिकता, आधुनिकता। तो भाषा और आधुनिकता चैप्टर से है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो भाई लेखक, तो लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है, तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। ठीक, तो यहां पर हम लिख देंगे क्या भाई, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। ठीक है, ये लेखक हैं। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, गौर से देखिए कि भाषा किसका अभिन्न अंग है। भाषा किसका कह रहा है कि अभिन्न अंग है। ऊपर देखिए, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। अटूट का मतलब जो टूटे ना, तो भाई इससे जुड़ा हुआ जो अंग कौन है, ये भाषा ही तो है। तो भाषा किसका है, किसका कह रहा है बच्चों, तो संस्कृति का है। तो हम लिखेंगे क्या चीज, लिखेंगे भाषा संस्कृति का अटूट अंग है। संस्कृति का अटूट अंग है। ठीक, अटूट अंग है। ठीक है ना,
क्लियर हो गया। तो इस तरीके से लिखना है अपने को कॉपी में। तीसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों ये चीज व्याख्या करना है। कह रहा है कि भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है और संस्कृति परंपरा से निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। तो इसको लिखेंगे कि लेखक कहता है कि भाषा संस्कृति मतलब भाषा और संस्कृति का गहरा संबंध है। ये संस्कृति की मतलब जो भाषा है संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। ठीक है ना, समझ में आया कैसे लिखना है कि लेखक कहता है कि भाषा और संस्कृति का गहरा संबंध है, अर्थात भाषा संस्कृति का एक अटूट या अभिन्न अंग है। फिर आगे लिखेंगे कि संस्कृति परंपरा से देखिए निश्चित होने पर भी, यानी कह रहा है कि बच्चों कि लिखेंगे कि आगे कि संस्कृति सदैव सदैव क्या है, परिवर्तनशील और गतिशील रहती, यानी संस्कृति हमेशा हमेशा जैसे परंपराएं बदलती हैं उसी तरह से ये भी बदलती रहती है। तो ये अपने को मतलब अपने शब्दों में थोड़ा से क्या है बढ़ा चढ़ा करके जो लिखा जाता है वो व्याख्या में लिखते हैं। अब देखिएगा बच्चों, तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या समझ में आ गया ना कैसे लिखना है। तीसरा है कि अद्भुत, ठीक है ना, मतलब कह रहा है कि ये भाई अद्भुत नहीं है, ये उद्भुत है। ठीक है, हम प्रिंट हो गया है। कह रहा है कि उद्भुत और परंपरागत का अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो यहां पर उद्भुत कह रहा है कि उद्भुत और परंपरागत। ठीक, देखिए उद्भूत का मतलब होता है उत्पन्न होना, उत्पन्न होना। उद्भूत का मतलब बच्चों उत्पन्न होना। परंपरागत का मतलब जैसे परंपरागत का मतलब जैसे चली आ रही, मतलब चली आ रही परंपरा, चली आ रही परंपरा। ठीक है, यानी जो परंपराएं सदियों सदियों से चली आ रही हैं उनको बोलते हैं परंपरागत। परंपरागत का मतलब जो परंपरा चल रही हो, तो वही चली आ रही परंपरा। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है। तो देखिए बच्चों विशेषता दे दिया है ना कि संस्कृति परंपरा से निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। तो इसकी विशेषता क्या है बच्चों कि यह परिवर्तनशील और गतिशील है। तो भी इसकी विशेषता क्या हो जाएगी, लिखेंगे यह परिवर्तनशील और गतिशील है। ठीक है, परिवर्तनशील और गतिशील है। तो भाई इसकी विशेषता यही तो है कि यह परिवर्तनशील और क्या है, गतिशील है। तो इस तरीके से बच्चों अब देखिए हमारे कहने का मतलब यह है, जरूरी नहीं कि यही आए, लेकिन हाँ इतने सेट बनेंगे, किसी ना किसी में तो 100% है देगा। अब भाई किसके सेट में आएगा ये तो भाई पेपर आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बच्चों हमारे कहने का मतलब यह है रसगुल्लों कि आपको सेम इसी तरीके से एक बार ढंग से अगर इसको पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई क्या प्रश्न कर रहा है और उसको हम कैसे लिखेंगे। देखिए यहां पर बहुत कुछ नहीं, अपने को भाई उलझना नहीं पड़ा। हमने क्या है सिंपल तरीके से जो कुछ भी पूछा गया उसका उत्तर अच्छे से लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को क्या करना होगा, गद्यांश को हल करना होगा। ठीक, तो ये 10 नंबर का टॉपिक होगा बच्चों, तीसरा वाला क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्क्रीनशॉट करना कर लीजिए, बाकी हमने बोला ना कि कोई जरूरत अब नहीं है, तो इतना दिन नहीं किया अब क्या करोगे, है ना। चलिए अब चौथा क्वेश्चन, जो चौथा क्वेश्चन होगा बच्चों, चौथा क्वेश्चन ये आपका पद्यांश होगा। ये भी आपका पूरे का पूरे 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें भी 2 करके देगा अथवा में करके 2 देगा, इसलिए टेंशन तो नहीं पालना है इसका। भाई एक नहीं आएगा दूसरा तो आ ही जाएगा, इसलिए बहुत ज्यादा आपको इसके बारे में सोचना है ही नहीं। ठीक है, चलिए तो भाई क्या कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक पद्यांश दे दिया है, वहां पर आपके 2 होंगे, अथवा करके भी एक रहेगा बच्चों। ठीक, हम बार बार बोल रहे हैं, तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला हमने रख लिया है। ठीक, ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये 2000 अगर हम बात करें बच्चों 2023 में किसी सेट में आया ही नहीं था, जबकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2022 में ये 2 से 3 सेट में पूछा गया था, 23 में किसी में नहीं आया, इसलिए कमर कस लीजिए। ठीक, दिखाई पड़ेगा आपको। देखिए कह रहा है कि नील परिधान बिच सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। कह रहा ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। देखिए बहुत ही प्यारा सा एक पद्यांश दिया गया है,
इसका अर्थ अगर हम थोड़ा निकालते हैं तो नील परिधान बिच सुकुमार, नील का मतलब नीले, परिधान का मतलब वस्त्र होता है, ठीक। बीच यानी बीच में, सुकुमार का मतलब अत्यंत कोमल, खुल रहा मृदुल, अध खुला अंग यानी आधे खुले। यानी देखिए नील परिधान, जब श्रद्धा मनु के पास आते हैं तो जब मनु श्रद्धा की ओर देखते हैं तो श्रद्धा का जो शरीर होता है वो नीले वस्त्रों के बीच में कहीं कहीं पर खुला होता है। वो यानी होती क्या भाई, वो मेसों, जो मेस यानी भेड़ होते हैं, उनके चर्म यानी चमड़े से बने हुए वस्त्रों को धारण किए रहती हैं। कौन? श्रद्धा। तो श्रद्धा नीले परिधान के बीच में, जब वो नीले वस्त्रों को धारण किए होती हैं तो उन वस्त्रों के बीच में कहीं कहीं पर उनका जो अंग है यानी शरीर है वो खुला होता है। फिर उसके बारे में कह रहा है कि खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, और वो उनका जो अंग है इस तरह से चमक रहा होता है कि जैसे खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन, जैसे बादल रूपी बगीचे में क्या है कि गुलाबी रंग का कोई बिजली का फूल खिला हो। यानी नीले वस्त्रों में जो श्रद्धा होती है, श्रद्धा का कोमल शरीर इस प्रकार चमक रहा होता है कि मानो बादल रूपी क्या है, नीले बादल, मतलब नीले जो बादल होते हैं तो बादल रूपी जो बगीचे हैं उनमें मानो कोई बिजली का फूल खिला हो। आगे कह रहा है कि ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, तो अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। तो यहां पर कह रहे हैं कि भाई और जो उनकी सुंदरता होती है, वो कह रहा है कि ओ वह मुख पश्चिम के व्योम, तो और उनके जो चेहरे की चमक होती है उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है, कह रहा है कि पश्चिम के व्योम जब घिरते हो घनश्याम, कि जब क्या है पश्चिम दिशा में बादल घिरते हैं, जब सूरज क्या है डूबता है तो उस समय जो लाल लाल किरणें निकलती हैं तो अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। तो जो क्या होता है कि सूर्य की चंचल किरणें, ठीक है ना, बादलों को भेदती हुई जब निकलती हैं, चारों तरफ लालिमा छा जाता है, तो वैसा ही नजारा क्या होता है, श्रद्धा का सौंदर्य मतलब दिखाई देता है। तो सेम वो चीज, तो इसके बारे में ये चीज कहा गया है। हालांकि आपको अर्थ निकालना ना भी आए बच्चों, टेंशन नहीं लेना है क्योंकि उसकी जरूरत है नहीं आपको, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर भाई आपके प्रश्न दिए गए हैं, ठीक, और वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना पड़ेगा बच्चों, भागना मत, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके जो बहुत ज्यादा कॉमेंट आ रहे थे कि सर नई शिक्षा नीति पर निबंध लिखवा दीजिए, तो उसको भी एक बार आपको देखना पड़ेगा, हम उसको आज करवा रहे हैं, ठीक है ना। उसको रटना नहीं है, बस एक नजर देखेंगे आप उसको अच्छे से लिख सकेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं प्रश्न पर। कह रहा है कि पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो भाई करना क्या है, हमने बोला ना, तो यहां पर आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले शीर्षक यानी चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, शीर्षक, और उसके बाद हम बात करें तो यहां पर कवि का नाम, ठीक है। तो कवि कौन है, तो शीर्षक कौन सा है बच्चों, कौन सा चैप्टर है, तो ये है आप श्रद्धा मन, कौन सा है, श्रद्धा मन, तो ये श्रद्धा मनु चैप्टर से है। भाई कौन है इसके रचनाकार, कौन कवि हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक, जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है ना, ये चीज। तो ये आपका एक नंबर कंप्लीट हो जाता है। इसमें भी वही बात अगर आ जाए संदर्भ, तो इसमें भी वही लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के श्रद्धा मनु पाठ से अवतरित है या लिया गया है, और इसके कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऐसा लिखेंगे कब बच्चों, जब संदर्भ यहां पर कहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तब ऐसे लिखेंगे। नहीं अगर ऐसा कहेगा तो आप केवल ऐसे लिख देंगे, बस ज्यादा टेंशन ही नहीं पालना है इसका। दूसरा क्वेश्चन, उपयुक्त कविता में किसके रूप का वर्णन किया गया, तो भाई किसके रूप का, तो यहां पर श्रद्धा के रूप का ही तो सौंदर्य, मतलब श्रद्धा के सौंदर्य का ही तो वर्णन किया गया है, ठीक है। तो यहां पर श्रद्धा, ठीक, श्रद्धा के रूप का, किसके रूप का, तो श्रद्धा के रूप का। आगे देखते हैं, कह रहा है कि बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है, तो बिजली के फूल का मतलब यहां पर श्रद्धा के सौंदर्य का बात कर रहा है बच्चों, ठीक, बिजली का फूल का मतलब श्रद्धा का सौंदर्य। तो भाई बिजली का फूल वही तो कह रहा ना, बिजली का फूल का मतलब जो उनका शरीर, कोमल शरीर होता है, वो नीले वस्त्रों के बीच में जो खुला रहता है, वही क्या है, गुलाबी, मतलब जो अंग होता है वो चमकता है। तो यहां पर श्रद्धा का सौंदर्य, बिजली के फूल से मतलब है श्रद्धा का
सौंदर्य। ठीक है, अगला कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। तो वही रेखांकित अंश की व्याख्या तो हमने पहले ही करवा दिया बच्चों कि नील परिधान बिच सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग। कि कवि कहता है कि श्रद्धा का जो शरीर होता है वो नीले वस्त्रों के बीच में कहीं कहीं पर खुला हुआ रहता है। ठीक, तो वो इस तरह से चमक रहा होता है कि मानो क्या है, मेघ यानी बादल रूपी बगीचे में कोई बिजली का फूल खिला हो। बस ये चीज लिख देंगे, हो गया बच्चों ये चीज आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिधान और छविधाम का मतलब क्या है। देखिए परिधान और छविधाम, तो परिधान का क्या अर्थ है और कह रहा है कि छविधाम। ठीक, छविधाम, तो परिधान और छविधाम क्या होता है। देखिए परिधान का मतलब होता है बच्चों, परिधान का मतलब हमने बताया ना कि वस्त्र। ठीक, परिधान का मतलब क्या है, वस्त्र से। छविधाम का मतलब क्या है, सौंदर्यता का घर, सुंदरता का घर। तो सौंदर्य का घर या सुंदरता का घर लिखेंगे, सुंदरता का घर। ठीक, ये छविधाम होता है, सुंदरता का घर। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों अगर ये आता है तो आपको ऐसे लिखना है, बाकी यही जरूरी नहीं, चाहे जो आए। ठीक, आपको करना क्या है, अच्छे से पढ़ लेना है और उससे संबंधित आपको क्या करना है भाई, ये जो प्रश्न का उत्तर है अपने आप मिल जाएगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट हम अगला जो टॉपिक है वो है पांचवा क्वेश्चन बच्चों, वो है साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय में बात करें तो इसमें साहित्यिक परिचय में बच्चों 5 का का में होगा लेखक का साहित्यिक परिचय और 5 के खा में होगा बच्चों किसका, कवि का साहित्यिक परिचय। और दोनों के दोनों जो टॉपिक हैं रसगुल्लों वो 5-5 के नंबर, मतलब 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे। अब यहां से भाई कौन प्रमुख हैं, तो 3 हमने इसको भी लिख दिया है, लेखक वाले में भी और 3 आपके मतलब कवि में भी। और सबसे जरूरी जो चीज है बच्चों वो आपको क्या करना है, शब्द सीमा। फिर से हम बोल देते हैं बच्चों लास्ट टाइम कि शब्द सीमा माइंड में रखना बेहद जरूरी है, यानी अधिकतम 80 शब्दों में ही निपटाना है। और इसमें भी अधिकतम जो शब्द सीमा होनी चाहिए बच्चों वो कितनी होनी चाहिए, तो 80 शब्द होनी चाहिए। ठीक है ना, तो शब्द सीमा 80 होनी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से लिखना है, एक बार फिर से देख लेते हैं, ताजा हो जाएगा अगर आपको डाउट है, और किस तरीके से लिखना है, कौन कौन सी अपने को हेडलाइन बनानी, हेडिंग बनानी है, चलिए वो सब क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं। तो भाई सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त, ये आगे पीछे हो गया है, तो भाई ये मैथिली शरण जो गुप्त है ये पहले हम काव्य वाले देख लेते हैं। ठीक, ये क्या है, काव्य साहित्य के हैं, तो भाई ये काव्य वाला है आपका, ठीक है, पद वाला। अब देखिए बच्चों मैथिली शरण गुप्त है तो अपनी हेडिंग होगी जीवन परिचय। अब देखिए बहुत सारे बच्चे अब भी कंफ्यूज हैं कि सर क्या जीवन परिचय लिखना पड़ेगा, वहां तो साहित्यिक परिचय देता है। तो बच्चों फिर भी आपको जीवन परिचय लिखना पड़ेगा। और जीवन परिचय में ज्यादा कुछ नहीं, जीवन परिचय में केवल भाई उनके बारे में थोड़ा लिखना है कि उनका जन्म कब हुआ था, उनके माता पिता का नाम अगर याद है तो लिखना है। बाकी बच्चों उनकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक कहां हुई थी वो 1-2 लाइन में मेंशन कर देना, और साथ ही भाई उनका देहावसान यानी देहांत या मृत्यु कब हुई थी, ये जीवन परिचय में होता है। लेकिन सबसे प्रमुख होता है साहित्यिक परिचय, वह उनकी रचनाएं, ठीक, जिसको कृतियां बोलते हैं, वो जरूरी होता है। चलिए देख लेते हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, 100% ये श्योर होते हैं कि भाई पूछे जाएंगे, कोई दो राय नहीं है, ये एकदम 100% श्योर होते हैं टॉपिक ही, ठीक, आपको फिक्स है 5 नंबर मिलेंगे इसमें से। तो लिखेंगे बच्चों जीवन परिचय, जीवन परिचय में लिखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म है वो झांसी, आप लिखना चाहेंगे भाई, लिखने के बाद इसको अंडरलाइन कर सकते हैं या काली पेन से लिख देंगे मेन, ताकि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो उसकी निगाह सबसे पहले ये मेन जो हाईलाइटेड टॉपिक है इन्हीं पर जाए। इससे वो भी समझ जाते हैं कि हाँ बच्चा पढ़ा है, मेहनत किया है बंदे ने, इसमें तो दम है भाई, ये तो अच्छा लड़का है। तो इसलिए थोड़ा आप क्या है इसको काली पेन से भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये झांसी के चिर गांव में सन वगैरह भी आप काली पेन से मेंशन कर सकते हैं, सन 1886 ईस्वी में हुआ था। और इनके पिता, तो भाई पिता का नाम भी आप ऐसे काली पेन में लिख सकते हैं। इनके पिता सेठ कौन थे, राम शरण गुप्त, हिंदी साहित्य के एक अच्छे कवि थे। ठीक, और इन्हें अपने पिता
से ही कविता की प्रेरणा प्राप्त हुई। यानी इनको अपने पिता के से ही क्या है, कविता सीख मतलब कविता करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। आगे लिखेंगे बच्चों कि गुप्त जी की जो शिक्षा दीक्षा है वो घर पर ही हुई थी। ठीक, यानी इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो घर पर ही हुई थी और इसी कारण से इनके अंदर काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। भाई जब घर पर रह करके ही इन्होंने पठन पाठन किया, ठीक, इनके पिताजी ने काफी मदद किया और इन्हीं के द्वारा यानी अपने पिताजी के माध्यम से ही ये रचनाएं करने लगे, यानी काव्य में इनका ठीक मन लगने लगा। ठीक, आगे फिर लिखेंगे सन 1964 ईस्वी में गुप्त जी अर्थात मैथिली शरण गुप्त का क्या हो गया, देहावसान हो गया। तो ये इतना आपको जीवन परिचय में लिखना होता है। अब जो मेन होता है बच्चों वो हमारा होता है साहित्यिक परिचय। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय में लिखना क्या होता है कि साहित्य में इनका क्या योगदान था। ठीक है, साहित्य में इनका क्या योगदान था, तो लिखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त जी बाल्यावस्था से ही क्या थे, काव्यात्मक प्रवृत्ति मतलब इनके अंदर विद्यमान थी। ठीक है, मैथिली शरण जो गुप्त जी थे इनमें क्या था, बाल्यावस्था यानी बचपन से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी। का मतलब ये है बच्चों कि बचपन से ही ये क्या है, कविताएं वगैरह करने लगे। ठीक है, और गुप्त जी राष्ट्र प्रेमी कवि थे। ठीक, इनको देश से बड़ा प्यार था। वैसे देश से हर किसी को प्यार होता है, कोई नई बात नहीं है। आगे लिखेंगे बच्चों कि इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम कोट कोट कर भरा है। ठीक, इसी कारण से इनको हिंदी साहित्य के जो विद्वान है वो राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किए हैं। ठीक, इसी कारण से हिंदी साहित्य के जो विद्वान है इनको राष्ट्र कवि का दर्जा उन्होंने दिया है। ठीक, और इनकी जो पहली पुस्तक थी वो थी रंग में भंग। अब जैसा नाम है वैसा इसका काम भी हो गया था। यदि जो इनकी पहली किताब थी रंग में भंग वो चली नहीं, रंग में भंग पड़ गया, तो वो किताब मार्केट में ज्यादा नहीं चली थी। लेकिन इनकी जो पुस्तक इसके बाद जो दोबारा से एक पुस्तक आई वो थी भारत भारती, और भारत भारती मार्केट में इतनी ज्यादा चली कि वहीं से ये फेमस हो गए। तो भारत भारती से ही इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में क्या किया भाई, भारत भारती ने ही प्रसिद्ध कर दिया और इन्हें द्विवेदी युग का सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माना जाता है। ठीक, यानी गुप्त जी को द्विवेदी युग का सबसे लोकप्रिय कवि माना जाता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब उसके बाद हेडिंग बनाएंगे कृतियां, कृतियां या फिर रचनाएं। तो गुप्त जी की जो रचनाएं हैं दो प्रकार से हैं, वो कौन कौन सी हैं, पहला मौलिक रचनाएं, दूसरा अनुदित रचनाएं। ठीक है, तो मौलिक रचनाओं में अगर हम बात करें बच्चों तो भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, नहुष आदि। वैसे नहुष दो रचना है, ठीक है ना, नहुष एक इनकी भी है और दूसरे की भी। ठीक, वो हमने जो प्रथम कहानी और प्रथम उपन्यास प्रथम नाटक का बताया उसमें बताया था। ठीक, तो और अनुदित रचनाओं में कौन कौन है, मेघनाथ वध है, व्रजभाषा है, वीरांगना है, प्लासी का युद्ध। तो ये इनकी दो प्रकार की रचनाएं हैं। अब यहां से बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं और टेंशन में हैं कि सर क्या भाषा शैली लिखना होता है। ठीक, कुछ नहीं लिखना होता है, आप भाषा शैली के पीछे पागल मत रहिए। बहुत सारे क्वेश्चन बैंक भाई तरह तरह के क्वेश्चन बैंक मार्केट में हैं। ठीक, और सब में अलग तरीके से लिखा गया, इसलिए भाई प्रमुख आपका होता है साहित्यिक परिचय और कृतियां, क्योंकि ऊपर पहले से ही भाई वो चीज बोल रहा है, आयोग बोल देता है कि साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो आप दुनिया भर का ड्रामा नहीं करना है उसमें। ठीक है, और यहां पर अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमको नहीं पता कि मौलिक रचनाएं, अनुदित रचनाएं या फिर अदर जो होते हैं लेखक या कवि, उनमें नाटक कौन है, निबंध कौन है, उपन्यास कौन है, सर नहीं पता तो हम कैसे लिखेंगे। डोंट वरी, उसका भी सॉल्यूशन है। आप हेडिंग बनाएंगे कृतियां और कृतियों के बाद आपको जितना याद है 3 से 4 रचनाएं, मिनिमम तो 3 होना चाहिए, मैक्सिमम 4 से 5 रचनाएं अगर उनकी याद है बस फटाफट लिख दीजिए। यानी जैसे कृतियां हेडिंग बनाइए और उसके बाद ऐसे भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, मेघनाथ वध, ब्रजभाषा आदि ऐसे लिख दीजिए, बस पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसके बारे में सोचना बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। तो इस तरीके से अपने को लिखना होगा। चलिए अब देख लेते हैं हम। ठीक है, अब देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट। तो अब देख लेते हैं गद्य वाला। हमने बताया ना कि आगे पीछे हो गया तो इसके बारे में मत सोचिएगा भाई ये क्या है, गद्य वाला। इसके पहले तो काव्य वाला था, ये गद्य वाला है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, इन्हीं की रचना शोक के फूल जो है। अब देखिएगा बच्चों, तो इनमें क्या लिखेंगे भाई, इसमें भी हेडिंग बनाएंगे जीवन परिचय। तो जीवन परिचय भाई हमने थोड़ा ज्यादा लिख दिया है बट आपको इतना नहीं लिखना है,
आपको इतना नहीं लिखना। क्वेश्चन बैंक में तो इसका 2 गुना 3 गुना दिया रहता है, लेकिन फिर भी हमने बहुत छोटा किया है। देखिए बच्चों, लिखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा, हमने बोला, फिर ये आप हाईलाइट कर दीजिएगा, ठीक। ये सब क्या करना है, काली पेन से लिख देंगे तो एग्जामिनर की निगाह सबसे पहले इसी पर जाएगी। तो बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, अनमोल द्विवेदी था, और माता का नाम, देखिए माता का नाम में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आपने गलत बताया। देखिए बच्चों, कहीं कहीं पर होता है ज्योतिषकली, ठीक, और देखिए यहां पे जैसे ये ज्योति कली है, कहीं पर ज्योतिषमती रहता है, ज्योतिषमती कहीं पर मिलेगा, कहीं ज्योति कली मिलेगा, ठीक। तो ये बिल्कुल इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है, चाहे ज्योतिषमती आप लिख दीजिए या फिर आप ज्योति कली देवी लिख दीजिए, इसका भाई टेंशन मत लेकर बैठिए कि कौन सा है, कुछ भी लिख देंगे गलत नहीं माना जाएगा, ठीक। आगे लिखेंगे बच्चों कि इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन यानी अर्थात गहरा अध्ययन किया, और सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी क्या है, नवाजा यानी प्रदान किया। और सन 1979 ईस्वी में ये रोग से ग्रसित होने के कारण यह महान साहित्यकार हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो गया, यानी इनका देहांत हो गया। तो ये आपका भाई क्या हो जाता है, जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में बस इतना लिखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब उसके बाद चलिए देख लेते हैं कि भाई आपको आगे कैसे लिखना है साहित्यिक परिचय, क्योंकि प्रमुख जो होता है वो तो साहित्यिक परिचय ही होता है। साहित्यिक परिचय में लिखेंगे बच्चों कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के एक प्रख्यात निबंधकार, ये एक बहुत ही मतलब प्रसिद्ध निबंधकार, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार थे, तथा इनके मतलब इसके साथ ही ये कुशल वक्ता एवं सफल अध्यापक भी थे। और ये बच्चों बंगला तथा संस्कृत के प्रख्यात विद्वान भी थे, और इनकी रचनाओं में नवीनता एवं प्राचीनता दोनों का समन्वय था, यानी इनकी रचनाओं में नवीकरण भी है और प्राचीनता भी है, मतलब पुरानी चीजों के बारे में भी बखूबी इन्होंने मेंशन किया है, और साथ ही साथ नए यानी आधुनिक जीवन के बारे में भी बखूबी उसमें वर्णन किया है। आगे लिखेंगे कि इन्होंने अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथ का संपादन किया। तो ये हो जाता है बच्चों साहित्यिक परिचय में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या लिखना है, आपको साहित्यिक परिचय लिखना होगा। चलिए देखते हैं अब उसके बाद भाई हम लिखेंगे इनकी कृतियां। अब जैसे कृतियां भाई हेडिंग बनाया तो लिखेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य में मतलब हिंदी साहित्य के अनेक ग्रंथों की रचना किया। हेडिंग होगी निबंध, उपन्यास, आलोचना, इतिहास। अब हमने तो यहां पर हेडिंग बना दिया। अगर आपको याद है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में जब बैठते हैं, अगर आपको पता है, अभी से ही पता है कि भाई इनका निबंध कौन है, उपन्यास क्या है, आलोचना क्या है, इतिहास क्या है, तभी आप वहां पर हेडिंग बना कर लिखिएगा। अदरवाइज नहीं पता है तो इन सब में मिला करके जो 5 से 6 रचना है वही लिख दीजिए, बस इतना करना है आपको। समझ में आया हमने क्या चीज बोला? जैसे भाई इनका निबंध है अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, आलोक पर्व, फिर उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा, ठीक। इनकी आलोचना है साहित्य सहचर, कबीर, सूरदास। इतिहास है हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो ये इनकी रचनाएं हैं। हमने बताया बच्चों, अगर आपको रचना ना पता हो कि कौन निबंध है, कौन उपन्यास है, कौन आलोचना है, तो क्या करिएगा, आप केवल ऐसे हेडिंग कृतियां बनाइएगा, अशोक के फूल, कुटज, बाण भट्ट की आत्मकथा, साहित्य, हिंदी साहित्य, ऐसे लिख के आदि कर दीजिएगा, बस नंबर आपको फुल मिल जाएंगे, ठीक है। नंबर नहीं कटेंगे, इसके लिए टेंशन ना लेना, ठीक है बच्चों। चलिए अब देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है, छठवां जो टॉपिक है बच्चों, जो छठा टॉपिक है ये क्या है, पंचलाइट। जैसे पंचलाइट अथवा लाठी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, अथवा में रहेगा कि भाई बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए, या फिर बच्चों बहादुर कहानी का सारांश देकर के पंचलाइट का उद्देश्य पूछ सकता है। तो हमने सब करवाया है, पंचलाइट कहानी का सारांश भी कराया है, उद्देश्य भी कराया है, और उसके बाद बहादुर का कहानी और उद्देश्य, लाठी का भी
भाई कहानी हमने मतलब सारांश करवाया है। तो आपने भाई इसको बखूबी तैयार किया होगा। और ये टॉपिक भी बच्चों 5 नंबर का आएगा और अधिकतम शब्द सीमा ये याद रखना, इसको भी 80 शब्द में निपटाना होगा अपने को। तो भाई जैसे यहां पर बच्चों हम लास्ट टाइम फिर से एक बार देख लेते हैं बहादुर वाले कहानी के उद्देश्य को, ठीक, बाकी पंच लाइट का भी बताया है। तो बहादुर कहानी का उद्देश्य कैसे लिखना है फिर से देख लेते हैं कि बहादुर कहानी जो प्रसिद्ध कहानीकार अमरकांत द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक और चरित्र प्रधान कहानी है, यानी इसमें मानसिकता की बात की गई बच्चों। और यह कहानी आधुनिक मध्यम वर्गीय समाज की दिखावटी मानसिकता को प्रकट करती है, ठीक, अर्थात यह कहानी निम्न एवं मध्यम वर्गीय समाज के मनोविज्ञान का वास्तविक चित्रण करती है। और कहानीकार ने बताया है कि आधुनिक समाज झूठी शान शौकत में विश्वास करता है और वह बनावटी जिंदगी जीना पसंद करता है, ठीक है। आगे लिखेंगे बच्चों की कहानीकार ने निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते हुए उनकी स्थिति का बड़ा ही सजीव वर्णन किया है या चित्रण किया है और उन्होंने कहानी में भेदभाव मिटाने का प्रोत्साहन दिया है। कहानीकार इस कहानी के माध्यम से यह संदेश देना चाहता है कि सहानुभूति के द्वारा भेदभाव रूपी खाई को पाटा जा सकता है। तो इसको हमने 2 से 3 बार बता दिया है, अब तो एकदम से क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर आपको कहानी का उद्देश्य ना भी पसंद आए या फिर नहीं याद है तो आप कहानी का सारांश ही लिखिएगा, लेकिन माइंड में सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए रसगुल्लों, वो ये होनी चाहिए कि जो शब्द सीमा है वो 80 शब्द सीमा तक ही सीमित रहनी चाहिए। ज्यादा हो जाए 90 लिख दीजिए, 100 लिख दीजिए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो ये भी एकदम ठोस वाला नंबर होता है, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब देखते हैं जो अगला टॉपिक होगा वो हमारा क्या होगा। अब जो 7वां होगा, 7वां कौन होगा बच्चों? तो जो 7वां होगा ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन होगा और इसमें भी शब्द सीमा आपको कितना, यानी अधिकतम 80 शब्द में ये भी निपटाना होगा। तो भाई इसमें खंड काव्य में बात करें तो हर जगह अलग अलग, कहीं पर रश्मि रथी चलेगा तो कहीं मुक्ति या कहीं सत्य की जीत, कहीं त्यागपति, कहीं आलोकवृत, कहीं श्रवण कुमार, लेकिन सब में एक चीज जो कॉमन करना है, यानी इसमें भी अथवा करके बच्चों 2 क्वेश्चन देगा। तो इसमें क्या करना है, सब में आप यूं समझिए जो नायक हैं, ठीक, नायक का बच्चों सब में नायक का चरित्र चित्रण याद कर लीजिए, चरित्र चित्रण, ठीक, यानी जो स्टूडेंट जहां से है, जहां पर जो चलता है वहां के भाई क्या करिए आप उस मतलब उस खंड काव्य के जो प्रमुख पात्र हैं या फिर जो नायक है, उस नायक है, नायिका है, जो भी है उनका चरित्र चित्रण आपको तैयार कर लेना है, ठीक है, ये करना है। बाकी अथवा में सर्ग दिया रहता है कि प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, ये करना होता है, ठीक। तो ये तो आप तैयार कर ही चुके होंगे, इसमें वही बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा बच्चों आपका शुरू होता है खंड खा। अब खंड खा थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। खंड खा में बात करूं तो बच्चों ये जो पहला आपका जो पहला क्वेश्चन होता है, यानी वैसे तो 8वां, बाकी खंड खा का पहला क्वेश्चन, तो ये आपका 7 नंबर का होता है, ये भी 7 नंबर का बच्चों और ये भी 7 नंबर का, ठीक। और इसमें भी एक खास बात ये है कि दोनों में 2-2 करके आएगा, इसमें भी एक अथवा करके दिया रहेगा, इसमें भी एक अथवा करके दिया रहेगा, तो इसलिए आपके पास ऑप्शन होता है, विकल्प होता है, ठीक। इसलिए इसमें भाई कोई भी स्टूडेंट क्या है परेशान नहीं होता है, उलझता नहीं है, क्योंकि उसको पूरे नंबर मिल जाते हैं, ठीक, क्योंकि एक नहीं आएगा तो दूसरा तो आ ही जाएगा। जैसे एक दिया है बच्चों कि दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आप सबसे पहले कॉपी में लिखेंगे संदर्भ, लिखेंगे कि प्रस्तुत, ठीक, मतलब यहां पर लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के, ठीक, जो चैप्टर होगा बच्चों, जैसे ये है कि भाई संस्कृत भाषाया महत्वम से लिया गया है, तो उसके बाद यहां पर हम लिखेंगे मतलब इसका अनुवाद कि धन्नो अयम भारत देशः यत्र सम्मूलसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी टी शब्द संदो प्रवसनी सुर भारती विद्यमानेषु निखिलेष्वपि कह कि वांग्मयेषु, ठीक, अस्याम वांग्मयम सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते इयमेव भाषा संस्कृत नामना, कह रहा है कि नामनापि लोके प्रथिता अस्ति, ठीक, मतलब ये संस्कृत भाषाया महत्वम चैप्टर से है। उसके बाद अपने को हेडिंग बनाना होगा बच्चों अनुवाद। अनुवाद में लिखेंगे कि धन्नो अयम भारत देशा, धन्य है वो भारत देश, यत्र यानी जहां पर सम्मूलसति यानी सुशोभित है, जनमानस पावनी मतलब कह रहा है कि जनमानस को पवित्र करने वाली, और भव्य भावोद्भावनी यानी
सुंदर या अच्छे भावों को प्रकट करने वाली, शब्द संदोह प्रवचनी यानी शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती यानी संस्कृत भाषा। अब यहां पर हमने समूल असति का मतलब सुशोभित है। तो कह रहा है कि धन्य है वो भारत देश जहां पर जनमानस को पवित्र करने वाली, अच्छे भावों को प्रकट करने वाली, शब्दों के कह रहा है कि समूह को जन्म देने वाली सुर भारती अर्थात देववाणी क्या है, सुशोभित है। आगे कह रहा है कि विद्यमान येषु निखिलेष्वपि यानी विद्यमान यानी जो वर्तमान समय में समस्त साहित्यों में, देखिए वांग्मयम का मतलब होता है साहित्य, तो कह रहा है कि विद्यमान समय में समस्त साहित्यों में अस्या वांग्मयम यानी इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। आगे कह रहा है कि इयमेव भाषा यानी यह भाषा संस्कृत नामनापि लोके प्रतिता अस्ति, यह भाषा कह रहा है कि ये जो भाषा है संस्कृत भाषा से क्या है, संसार में प्रसिद्ध है। यानी ये जो भाषा है अर्थात जो सुर भारती है जिसको देववाणी कहा जाता है, तो ये जो भाषा है वो क्या है कि पूरे लोके का मतलब संसार में संस्कृत भाषा के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से अर्थ लिख लेंगे बच्चों अनुवाद। अब जैसे दूसरा होगा आपका दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, तो इसमें भी संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी या फिर जिस चैप्टर से रहेगा, एक तो इसी में का रहेगा, कभी कभार दोनों इसी में दे देता है, नहीं तो भाई आपका अथवा में एक दो चैप्टर इधर उधर है उनमें एक दो श्लोक है वो उठा कर दे देता है, बस एक आध सेट में, नहीं तो सब सेट में क्या है एक ही चैप्टर का अथवा करके भी रहता है। जैसे दिया रहेगा तो भाई अब अनुवाद हम लिखेंगे कि जैसे भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्याम ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। कह रहा है कि भाषासु मुख्या मधुरा की भाषाओं में सबसे मुख्य मधुर और दिव्य कौन है, गिरवाण भारती यानी देववाणी है। ठीक है, देववाणी अर्थात जिसको संस्कृत भाषा कहा जाता है कि भाषाओं में सबसे मुख्य मधुर और दिव्य जो भाषा है वो कौन सी भाषा है, वो देववाणी यानी संस्कृत भाषा है। कह रहा है कि तस्या ही मधुरम काव्यम यानी निश्चित ही इसके काव्य अत्यंत मधुर हैं, और कह रहा है तस्मादपि सुभाषितम लेकिन उस काव्य से भी ज्यादा सुंदर क्या है बच्चों, इसके सुभाषितम है यानी इसके सुंदर वचन है। समझ में आया? मतलब कह रहा है कि भाषाओं में सबसे मुख्य मधुर दिव्य कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा है अर्थात देववाणी है। कह रहा है कि निश्चय ही इसका जो काव्य है वो मधुर है, निश्चय ही इसके काव्य जो है मधुर है, लेकिन काव्य से भी ज्यादा जो मधुर है वो क्या है, इसके सुभाषित यानी सुंदर बोले वचन है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपका गद्य और पद्य यानी संस्कृत का गद्य और पद्य का भी अनुवाद लिखना होगा। ठीक, उसके बाद आपका आएगा बच्चों 9वें में, देखिए 9वां जो क्वेश्चन होगा, तो 9वां जो क्वेश्चन होगा बच्चों ये आपका क्या होगा, मुहावरा। तो निम्नलिखित में से किसी एक का, आपको किसी एक का लिख करके अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना है, और ये पूरे 2 नंबर का टॉपिक होता है। ठीक, 2 नंबर का टॉपिक होता है। तो जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, तो भाई इसका सबसे पहले हम लिखेंगे अर्थ ही जरूरी होता है बच्चों सबसे ज्यादा। तो जैसी करनी वैसी भरनी, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहां पर अर्थ हो जाएगा जैसे को तैसा। ठीक, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, या बुरे काम का बुरा नतीजा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई बुरे काम का बुरा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। ठीक, तो ये इसका भी मतलब ये भी हो जाएगा बुरे काम का बुरा नतीजा। तो यहां पर अब देखिए जब आती है बात वाक्य प्रयोग की, तो वाक्य प्रयोग में आप कुछ भी लिख सकते हैं ना कि भाई इस संसार में जो कुछ भाई जो आप काम करते हैं उसका परिणाम आपको मिलेगा। अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको अच्छाई ही नसीब होगी, बुरा काम करते हो तो बुराई मिलेगी। तो बुरे काम का क्या होता है, बुरा नतीजा। जैसी करनी वैसी भरनी, कहते हैं ना कि यार तुम दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे हो, एक दिन खुद उस गड्ढे में गिरोगे, और होता ऐसे है। ठीक, आप दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे हो तो भगवान आपके लिए गड्ढा खोदे हैं, ठीक, आप एक दिन उसमें गिरोगे। तो कोई भी आप वाक्य प्रयोग बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो ईंट का जवाब पत्थर से देना का मतलब इसका अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों, ईंट का जवाब पत्थर से देना, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों डट कर मुकाबला करना। क्या हो जाएगा, डट कर मुकाबला करना। तो डट कर मुकाबला करना, ठीक है, डट कर मुकाबला करना, ये ईंट का जवाब पत्थर से देना। ठीक है,
जैसे आप भाई वाक्य प्रयोग में देखिए, वाक्य प्रयोग में हमने बताया ना बच्चों, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहां पर लिखेंगे कि सैनिकों ने दुश्मन या दुश्मनों के ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ठीक, ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ठीक, तो मतलब एक वाक्य प्रयोग तो एकदम आसान होता है, सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो होता है अर्थ लिखना। ठीक, हालांकि वहां आपको एक ही करना होगा, हम सब बता दे रहे हैं। ठीक, अगला जैसे बच्चों कि अंधों में काना राजा, इसका अर्थ क्या होगा? अंधों में काना राजा का मतलब क्या होता है? तो भाई यहां पर अंधा है और उसमें भी कोई क्या है, काना राजा निकल आए, तो अंधों में काना राजा का मतलब मूर्खों के बीच। ठीक, इसका हो जाएगा कि मूर्खों के बीच ठीक, कम पढ़ा लिखा भी विद्वान होता है। ठीक, कम पढ़ा लिखा भी क्या होता है? विद्वान होता है। ठीक है भाई, जहां मूर्ख हैं, अगर वहां पर थोड़ा भी पढ़ा लिखा आदमी पहुंच जाए तो मूर्खों के बीच में वो तो जीनियस ही कहा जाएगा ना। तो क्या होता है? अंधों में काना राजा होता है। ठीक है, तो जैसे वाक्य प्रयोग में लिखेंगे भाई कि लिखेंगे जैसे रमेश अपने गांव का इकलौता ठीक ग्रेजुएट लड़का है। ठीक, ग्रेजुएट लड़का है, अर्थात वो क्या है? लिखेंगे अर्थात वो अंधों में काना राजा है। भाई गांव में अगर अकेला वो पढ़ा लिखा है, यानी ग्रेजुएशन उसने किया है, तो अंधों में तो काना राजा ही हो गया ना बच्चों। अब जैसी करनी वैसी भरनी। भाई एक बचा है, इसको भी लिख देते हैं। इसको जैसे लिख सकते हैं कि जो जैसा करता है वह वैसा ही भरता है। ठीक है, भरता है। तो आप ऐसे भी कोई भी बना सकते हैं एकदम सिंपल तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका मुहावरा या लोकोक्तियां, कुछ भी रहेगा जो। ठीक, अब उसके बाद जो 10वां होता है, 10वां जो होता है बच्चों, 10वां जो होगा वो होगा आपका अपठित गद्यांश। नया इंक्लूड हुआ है, 5 नंबर का टॉपिक होगा बच्चों। इसमें भी कुछ नहीं करना आपको केवल एक काम करना है, ढंग से पहले इसको पढ़ लेना है, अच्छे से एकदम शांत मन के साथ, बिल्कुल टेंशन के साथ नहीं, बल्कि एक ठंडे दिमाग के साथ पढ़ना है। फिर उसके बाद निम्नलिखित जो प्रश्न दिए रहेंगे 3 इसके नीचे, उसके प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। कुछ भी दे सकता है, इसमें कोई नहीं कह सकता कि कहां से आएगा, क्योंकि ये आपके बुक से मिलेगा नहीं बच्चों, ना किसी क्वेश्चन बैंक से मिलेगा। ये जो मन कहेगा बोर्ड वो दे देगा। बस इसमें एक ही तरीका है कि ढंग से पढ़िए, फिर उसके बाद प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो एक दिया गया है कि महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथों से करने पर बल देते थे। वह प्रत्येक आश्रम वासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करेगा। ठीक, उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता है वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने कहा है कि बिना श्रम किए जो भोजन करता है वह वस्तुतः कौन है? चोर है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्षा। दक्षिण कोरिया वासियों ने कह रहा कि श्रम दान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिससे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। अब देखिएगा प्रश्न जो दिए गए हैं। पहला प्रश्न, चोर की परिभाषा क्या है? अरे भैया मिल गया ना। देखिए क्या बोला है कि जो बिना श्रम किए जो भोजन करता है वह चोर है। तो भाई लिखेंगे ना कि बिना श्रम के, यही तो लिखेंगे कि बिना श्रम के जो भोजन करता है, बिना श्रम के जो भोजन करता है वह क्या है बच्चों? वह चोर है, वह चोर है। तो बिना श्रम के जो भोजन करे वह क्या है? चोर है। दूसरा कह रहा है कि महात्मा गांधी जी पापी किसे मानते थे? तो भाई किसको पापी मानते थे बच्चों? जरा गौर से देखिएगा। कह रहा है कि जो श्रम नहीं करता है वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। तो भाई इसमें भी वही है कि जो मेहनत नहीं करता है, ठीक नहीं करता है वह क्या है? वह पापी है। ठीक, वह क्या है?
पापी है, यानी वो समझ लो पाप का अन्न खा रहा है। अगला है कि महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। ठीक, इसका अर्थ क्या होता है? देखिए कह रहा है कि महात्मा गांधी जी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। इसका अर्थ है कि महात्मा गांधी जी का संपूर्ण जीवन श्रम पर आधारित था। कहने का मतलब वो यहां पे लिखेंगे कि भाई वो मेहनत करने पर बल देते थे। पूरा ऊपर ही तो लिख दिया गया बच्चों कि इसका अर्थ ये हो जाएगा कि महात्मा गांधी का अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। इसका मतलब यही हुआ कि महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। ठीक है ना, मतलब वो क्या थे? श्रम पर ज्यादा विश्वास रखते थे। ठीक, यानी अपने हाथों से काम करने पर बल देते थे। तो इस तरह से बच्चों 10वां क्वेश्चन आपका क्या आएगा? मतलब ये अपठित गद्यांश या फिर पद्यांश रहेगा। ठीक है, चलिए अब 11वां जो क्वेश्चन होगा बच्चों, 11वां क्वेश्चन, इसमें गौर से समझिएगा। 11वें में क्या होगा? का खा गा घा ऐसे करके दिया रहेगा और सब प्रत्येक में 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना होगा बच्चों। जैसे तरंग और तुरंग दे दिया है, तो भाई इसका कौन सा होगा? मन और लहर, लहर और घोड़ा, ध्वनि और घोड़ा, या फिर तेज आवाज और धीमी आवाज। तो बच्चों तरंग का मतलब होता है, ठीक, एक वेव, जो वेव मतलब तरंगे, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? लहर बोलते हैं। ठीक, और तुरंग, तुरंग का मतलब घोड़ा, तो लहर और घोड़ा, ये ऑप्शन खा क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि अविराम और अभिराम। अविराम का मतलब देखिए क्या होता है और अभिराम का मतलब क्या होता है? तो आपके विकल्प है बच्चों लगातार और रुचिकर, बिना रोक के और सुंदर, अनवरत और आकर्षक, सुंदर और आकर्षक। तो अविराम का मतलब बिना विराम किए, यानी बिना रोक टोक के, और अभिराम का मतलब होता है सुंदर। तो बिना रोक के और सुंदर कहीं पर दिख रहा है बच्चों? हाँ, ये है ऑप्शन बी, मतलब जो खा है, खा वाला क्या हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा, यानी बिना रोक के और सुंदर। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा? शब्द युग्म वाला क्वेश्चन होगा। और खा में बच्चों आएगा कि समानार्थी, मतलब जो होता है ना अनेकार्थी, अनेकार्थी। तो निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना होगा। ठीक, और ये भी बच्चों 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। ये सब फ्री के नंबर होते हैं, इनमें कुछ ज्यादा नहीं करना, फटाक से बस आप इनको समझिएगा, ऐसे टिक करते यानी लिखते चले जाइए, आपको 2-2 नंबर मिलते चले जाएंगे। तो किसी एक के आपको 2 अर्थ लिखना होगा। ठीक, जैसे यहां पर दे दिया है बच्चों, जैसे दे दिया है भाई कि पहला है कनक। तो कनक का मतलब क्या होता है? कनक का मतलब सोना भी होता है। ठीक है, तो सोना, और उसके बाद यहां पे धतूरा भी लिख सकते हैं। ठीक, धतूरा भी लिख सकते हैं, स्वर्ण भी लिख सकते हैं, कुछ भी आगे। ठीक है, अली, अली का मतलब होता है, जैसे अली का मतलब होता है, एक तो होता है बच्चों सखी, अली का मतलब होता है सखी, अली का मतलब होता है भंवरा। ठीक है, एक अली का मतलब होता है बिच्छू, तो ये हो जाएगा। ठीक है, बिच्छू। अब उसके बाद जैसे अंबर है, अंबर, अंबर का मतलब क्या होता है? तो अंबर का मतलब होता है, एक तो अंबर का मतलब वस्त्र होता है, यानी कपड़ा। ठीक, वस्त्र लिख सकते हैं या फिर कपड़ा, और एक अंबर का मतलब आकाश भी होता है। ठीक, तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। ठीक है, अब उसके बाद जो गा वाला होगा कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखना होगा बच्चों। ठीक है, जैसे दे दिया गया कि जिसका कोई अंत ना हो, ये भी बच्चों 2 नंबर का होगा। ठीक, ये 1 नंबर का, 1 नंबर, 2 रहेंगे, तो 1-1 नंबर का। तो जिसका कोई अंत ना हो, आपका ऑप्शन है बच्चों असीम, अनंत, परम और विस्तृत। तो भाई जिसका कोई अंत ही ना हो क्या बोलते हैं? उसको अनंत कहते हैं। ठीक, अगला है बच्चों की वन में रहने वाला। तो वन में रहने वाले को क्या कहते हैं? तो ग्रामवासी, नगरवासी, वनवासी, या फिर कह रहा कि पहाड़ी। तो बच्चों वन में रहने वाले को क्या कहेंगे भाई? वनवासी कहेंगे, है ना। जो वन में निवास कर रहा है उसको तो हम वनवासी ही कहेंगे, और क्या कहेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये जो घ होगा बच्चों, इसमें क्या कहेगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्य को शुद्ध करके लिखना होगा। तो किन्हीं 2 वाक्य को शुद्ध करके आपको लिखना होगा। जैसे यहां पर दिया गया है बच्चों, ठीक, आपके 3 ऐसे दे देगा और 2 को शुद्ध करके लिखना है, और भाई आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। तो जैसे दिया गया कि भाई केवल 100 रुपए मात्र की बात थी, तो यहां पर केवल 100 रुपए की बात थी, हो जाएगा बस बच्चों केवल। ठीक, 100 रुपए की बात थी, केवल 100 रुपए की बात थी, 100 रुपए
की बात थी। तो ये हो जाएगा शुद्ध, ठीक है ना, क्योंकि केवल लिख दिया है तो अब मात्र लिखने की जरूरत नहीं है इसके साथ में, ठीक, इसके साथ में मात्र लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें कह रहा है कि हवा ठंडी बह रही थी, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों कि ठंडी, ठीक, ठंडी हवा बह रही थी, ठंडी हवा बह रही थी, ठीक है, ठंडी हवा बह रही थी, हवा ठंडी बह रही थी नहीं। मैं पानी पी लिया हूं, तो इसका हो जाएगा कि मैं पानी पी चुका हूं, मैं पानी पी चुका हूं, ठीक, पानी पी चुका हूं, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपको मतलब क्या है, थोड़ा बहुत इसमें गलती रहेगी, ठीक, जो लिंग कारक आधार मतलब इनके सब आधार पर कुछ ना कुछ त्रुटियां रहेंगी, उसको सुधारना होगा। और ये आसान होता है, हर कोई कर सकता है इसको, ठीक, इसमें टेंशन नहीं लेना है। अब अगला क्वेश्चन जो होता है बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो 12 वाले तो एकदम फिक्स टॉपिक होते हैं। 12 में जो का होता है, खा होता है, गा, सबके सब बच्चों, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन, और ये भी पूरे 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। यानी हम बात करें बच्चों तो पहला रस होगा, दूसरा अलंकार होगा, तीसरा छंद होगा। रस, छंद, अलंकार, तो रस, छंद, अलंकार सबने अच्छे से तैयार कर ही लिया होगा। कम से कम इसकी 4 या 5 वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर अब भी नहीं देखा है तो यूं समझिए कि भाई अब क्या होगा हमको भी नहीं पता है। अगर अब भी नहीं देखा है तो देरी मत करिए, फिर से हम लास्ट टाइम बोल रहे हैं कि रस, छंद, अलंकार अगर नहीं भी पता है तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर के घूम लीजिएगा, वहां से रस, छंद, अलंकार एकदम 100% क्लियर कर लीजिए। नहीं तो अगर आपको तैयार है तो और भी अच्छी बात है बच्चों। जैसे भाई इसमें तो हम याद रखना, चौपाई आप रख लीजिए बस, छंद में चौपाई, उसके बाद सोरठा या फिर दोहा देगा, कुछ भी कुंडलिया दे सकता है। तो भाई हमें पता है कि सोरठा जो है दोहा का उल्टा होता है। दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11, और सोरठा में उसी का उल्टा हो जाता है, पहले और तीसरे में 11-11 और दूसरे और चौथे में 13-13। तो ये मात्राओं का ही थोड़ा आगे पीछे वो होता है, ठीक। तो ये आपका 6 नंबर का ये तीनों टॉपिक मिला करके होते हैं। अब उसके बाद बात करें बच्चों तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, क्योंकि भाई ये अकेला जो पत्र होता है ये पूरे 6 नंबर का पूछा जाता है, और ये 6 नंबर एकदम 100% श्योर हैं, ये 100% एकदम से बच्चों ये फिक्स होता है, ठीक है, ये फिक्स होता है, इसमें कोई भी मतलब दुविधा वाला ये क्वेश्चन नहीं है। 3 ही टॉपिक हैं आपके, ये पहला, दूसरा, तीसरा। पहला क्या है, लिपिक पद हेतु आपका कोई नियुक्ति पत्र हो रहेगा। दूसरा, कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु बैंक के प्रबंधक को भाई क्या लिखना है, ऋण प्राप्ति के लिए कोई लेटर लिखना है, पत्र। तीसरा है मोहल्ले की सफाई हेतु अधिकारी को पत्र लिखना है। तो चलिए हम पत्र एक बार फिर से बच्चों चलते चलते देख लेते हैं। तो पत्र कैसे लिखना है, सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों सफाई पर, और इसके बाद मतलब बैंक के जो प्रबंधक हैं उनके लिए भी देखेंगे। तो मोहल्ले की सफाई हेतु लिखना है इस तरह से। सेवा में यहाँ पर स्वास्थ्य अधिकारी जो भी है, नगर निगम प्रयागराज या कहां से हैं आप, वहां लिख दीजिए। विषय में लिखेंगे बच्चों मोहल्ले की सफाई हेतु, यानी जो अपना मेन टॉपिक है, भाई हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, तो हमारा मेन सब्जेक्ट यही तो है ना कि सफाई के लिए आप पत्र लिख रहे हैं, है ना, आप सफाई के लिए लिख रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर महोदय जी या श्रीमान जी लिखेंगे। तो फिर इस तरह से आपको लिखना है कि मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले की तरफ मतलब खींचना चाहता हूं, ठीक। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह पर गंदगी व कूड़ा करकट का ढेर लग गया है, और सड़कों नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई। यानी आंखों में नींदें न दिल में करार, ये मच्छर भी क्या चीज होते हैं यार, है ना। तो वही चीज हो रहा है कि भाई जो है दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है, ठीक। आगे लिखेंगे तथा चारों तरफ सड़कों पर गंदा पानी ही फैला हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी के चपेट में आ जाएगा। अतः आपसे विनती है कि जल्द ही सफाई की उचित व्यवस्था करवाएं। यहां पर आप दिनांक लिख देंगे बच्चों, और इधर भवदिया करके काखा गा करके आप का खा गा यहां पे इसे लिख सकते हैं। तो ये एक फॉर्मेट होता है आपका पत्र लिखने का। तो इस तरीके से आप बहुत ही सुंदर पत्र लिख लेंगे बच्चों, और आपको ये फिक्स वाला हमने बताया ना टॉपिक होता है आपके 6 नंबर झोली में है, ठीक। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एक बार देख लेना फिर से।
चलिए बच्चों, अब एक और दूसरा वाला देख लेते हैं। बैंक की शाखा प्रबंधक को लिखना होता है। भाई मान लेते हैं वो चीज आपको नहीं लिखना इसके पहले वाला, ठीक। दूसरा बैंक के शाखा प्रबंधक को आप ये वाला तैयार करना चाहते हैं तो इसमें लिखेंगे सेवा में, तो यहां पर शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक या पंजाब नेशनल बैंक, या फिर आप यहां पर कुछ भी एचडीएफसी बैंक लिख दीजिए, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा लिख दीजिए, व्हाट एवर, कुछ भी। सिविल लाइन प्रयागराज, भाई आप जहां से हैं वहां का एड्रेस। विषय इसमें क्या है, ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, क्योंकि आपको चाहिए भाई कर्जा, आपको लोन चाहिए, ठीक। तो विषय में ये चीज लिखेंगे। फिर लिखेंगे श्रीमान या फिर महोदय जी, लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि मैंने 2019 में कानपुर विश्वविद्यालय से बीए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है। अपनी मतलब बताएंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहां पर भाई कह रहा है कि मैंने बीए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है, लेकिन अभी तक मुझे कोई रोजगार नहीं मिला है। हमें सूत्रों से पता चला है कि विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत या तहत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान कर रहा है, यानी ऋण दे रहा है। अतः आपसे विनती है कि आवश्यक दस्तावेज भरवाकर हमें भी ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें। अर्थात मेरी यही आपसे गुजारिश है कि भाई जो भी दस्तावेज भरवाना होता है उसको, यानी उस प्रोसेस को आप पूरा करवा करके हमें भी ऋण प्रदान करना मतलब करने की महान कृपा करें, ताकि हम भी कोई अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। मान लेते हैं कोई व्यवसाय का नाम आ जाता है तो आप उस व्यवसाय का नाम पूरा का पूरा सेम लिखेंगे और बाद में यहां पर व्यवसाय का मेंशन कर देंगे कि ताकि हम क्या करें, अपना कुटीर उद्योग खोल सकें, ताकि हम अपना मतलब लेखन सामग्री की दुकान खोल सकें, ताकि हम क्या करें, मत्स्य पालन कर सकें। मतलब जो टॉपिक कहेगा ऊपर वो चीज आपको लास्ट वाली लाइन में लिख देना है, बाकी बच्चों पूरा सेम ऐसे छाप देना है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है ठीक पत्र लेखन किसके लिए बच्चों, प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु, ठीक है, यानी शाखा प्रबंधक को। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। चलिए देखते हैं अब अगला जो टॉपिक होगा बच्चों, अगला जो टॉपिक होगा भाई वो होगा आपका, ठीक, वो क्या होगा, तो ये होगा निबंध, ठीक है, निबंध। और निबंध वाले की भाई बात ही ना करो, इसकी तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि ये पूरे 9 नंबर का पूछा जाएगा। और निबंध में कौन कौन सा निबंध पूछा जाएगा, यानी कौन सा आ सकता है, महंगाई की समस्या, किसान की समस्या, कारण व निवारण, नई शिक्षा नीति, गुण दोष, और ये हर साल पूछा जाता है। 2022 की बात करें तो 4 या 5 सेट में पूछा था ये चीज, 2023 में भी आया है, 24 में ना आया ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि टॉपिक ही मजेदार है, ठीक। और चौथा है बच्चों यहां पर पर्यावरण संरक्षण, आवश्यकता और महत्व, मेरा प्रिय साहित्यकार। तो ये कुछ प्रमुख आपके टॉपिक हैं, ठीक। आई होप कि इनको तैयार किया होगा। नहीं पता है, एक बार बच्चों ने कहा कि सर करवा दीजिए नई शिक्षा नीति, तो भाई हम लेकर के हाजिर हो गए हैं। नई शिक्षा नीति 2020, ठीक है, सन 2020 में ही नई शिक्षा नीति लागू हुई थी। तो भाई करेंगे क्या, सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे परिचय, बोले तो प्रस्तावना। तो नई शिक्षा नीति के बारे में लिखना है क्या चीज है, तो लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल तरीके से लिखा, इतना सिंपल आपको कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी है, चाहे जहां पर जाकर के देख लीजिएगा। देखिए बच्चों, उचित बुनियादी शिक्षा प्राप्त करना भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी हर किसी का जन्म सिद्ध ये अधिकार है। संविधान भी ये चीज बोलता है कि भाई संविधान में भी क्या है, समता का अधिकार है ना, जिसको समानता का अधिकार बोलते हैं। तो भाई हर किसी को, वैसा नहीं कि गरीब नहीं पढ़ सकता, केवल अमीर ही इस चीज की तैयारी करेंगे, अमीर ही हायर एजुकेशन लेंगे, नहीं, ये क्या है, कोई भी अधिकार हो, ठीक, वो समानता का अधिकार जो है उसमें छोटे बड़े का भेद नहीं रह गया है। तो वही चीज कह रहा है कि उचित बुनियादी शिक्षा प्राप्त करना भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। सुखी जीवन जीने के लिए एक बच्चे के विकास में शिक्षा बेहद जरूरी है, यानी अगर आपको सुखी जीवन जीना है तो आपके लाइफ का जो सबसे अहम पहलू होता है वो एजुकेशन होता है, ठीक, शिक्षा होता है। पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव करके जुलाई 2020 में बच्चों एक नई शिक्षा नीति लागू की गई, ठीक। तो ये आपको लिखना किसमें है, परिचय में लिखना है। अब उसके बाद भाई हम हेडिंग बनाएंगे नई शिक्षा नीति की आवश्यकता, यानी नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे बच्चों, पहले की जो शिक्षा नीति थी वो सीखने तथा उसका परिणाम देने पर आधारित थी। मतलब पहले की जो शिक्षा नीति थी वो क्या था कि बच्चे उसमें पढ़ते थे,
कुछ भी वो सीखे और उसके बाद उनका टेस्ट होता था, उसी पर वो भाई उनका क्या है परिणाम घोषित होता था। ठीक है, यह सब होता था। तो यहां पर हम लिखेंगे वही चीज कि पहले की शिक्षा नीति सीखने तथा उसका परिणाम देने पर आधारित थी। आगे लिखेंगे बच्चों, विद्यार्थियों के प्रतिभा का आकलन प्राप्त अंकों के आधार पर होता था। देख सकते हैं इतना सिंपल सा लिखा है कि मतलब किसी भी व्यक्ति के या किसी भी स्टूडेंट की मानसिकता या उसका टैलेंट उसके अंकों के आधार पर ही किया जाता था। वो अगर नंबर अच्छा आ गया, भले चाहे जहां से आया हो, लेकिन मानते थे कि भाई वो अव्वल है, वो टॉपर है और वो पढ़ा लिखा है। तो वही चीज कह रहा है कि विद्यार्थियों के प्रतिभा का आकलन प्राप्त अंकों के आधार पर होता था। लेकिन नई शिक्षा नीति एक बहुविषयक दृष्टिकोण पर प्रासंगिकता पर आधारित है, यानी ये एक बहुविषयक पर आधारित है जिससे विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो सके। और नई शिक्षा नीति एक नए पाठ्यक्रम और शिक्षा की संरचना के गठन की कल्पना करती है। तो ये मतलब इसलिए क्या है कि नई शिक्षा नीति की क्या है सख्त जरूरत है। तो पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, हो गया बच्चों। अब हम लिखेंगे आगे लिखेंगे कि नई शिक्षा नीति के लाभ, क्योंकि इसमें गुण और दोष भी दिया है। तो बच्चों यहां पर गुण और दोष देखना होगा। तो नई शिक्षा नीति के क्या गुण है, क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या लाभ हैं। पहला बच्चों कि सभी को स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है, ये इसका लाभ है। दूसरा, इस नीति से लगभग 2 करोड़ छात्र शिक्षण संस्थानों में वापस आ सकेंगे। ठीक। तीसरा, इस नीति के तहत 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा पर जोर दिया जाएगा। ठीक। तो ये मतलब नई शिक्षा नीति के कुछ लाभ है। अब नई शिक्षा नीति से कुछ हानियां भी हैं, तो भाई हानियां क्या है उनको देख लेते हैं। यानी ये गुण है, ये दोष है। तो चाहे लाभ हानि कहेगा, चाहे गुण दोष, कुछ भी आप हेडिंग बना सकते हैं। तो लिखेंगे बच्चों, शैक्षणिक संस्थानों में प्रत्येक विषय के लिए मातृभाषा शुरू करना एक समस्या बन जाता है। यानी नई शिक्षा नीति पर जो नई शिक्षा नीति है इसमें एक समस्या यह होती है कि भाई कोई भी शैक्षिक संस्थान है उसमें प्रत्येक विषय के लिए यानी क्या है एक मातृभाषा सिखाने के लिए क्या है एक चैलेंज हो जाता है। उसके लिए एक प्रॉपर टीचर रखना चाहिए। ठीक। तो ये एक समस्या बन जाती है। दूसरा है कि इसके अनुसार स्नातक पूरा करने के इच्छुक छात्रों को 4 साल तक अध्ययन करना होगा। भाई यही तो है, आपको भी पता है कि भाई अब जिनको क्या स्नातक करना है, ग्रेजुएशन करना है, तो यहां पर वो चीज बोल रहा है कि उन्हें 4 साल तक क्या करना होगा, अध्ययन करना होगा। ठीक। आगे है कि भाषा को लेकर बच्चों में के छोटे छोटे मतलब छोटे दिमाग पर अधिक बोझ बढ़ जाता है। ठीक। क्योंकि भाषाओं का इतना ज्यादा मतलब इतनी कम उम्र में किसी को इतना ज्यादा लोड अगर दे दोगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है भाई उसका प्रेशर वो नहीं झेल पाएगा। तो ये क्या है, कुछ नई शिक्षा नीति की हानियां भी हैं। क्योंकि बच्चों जहां पर अच्छाई है तो वहां पर बुराई रहेगी ही। तो इस जो मतलब नई शिक्षा नीति है तो उसमें कुछ गुण है तो दोष भी भरे हुए हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे इसको। ठीक। चलिए, अब उसके बाद आगे लिखेंगे बच्चों, आगे लिखेंगे हम निष्कर्ष। अब देखिएगा निष्कर्ष में क्या लिखेंगे। निष्कर्ष में भाई पूरा कंक्लूजन जो उपसंहार होता है ना, पूरा प्रमुख इसमें टॉपिक लिखना होता है। तो इसमें लिखेंगे बच्चों कि यह शिक्षा प्रणाली सन 1986 की शिक्षा नीति के परिवर्तन का ही परिणाम है। ठीक है। मतलब ये जो शिक्षा नीति है ये कोई एकदम नई टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब एक नई शिक्षा नीति नहीं है। ये क्या है 1986 की शिक्षा नीति पर ही आधारित है। ठीक। और इसे शिक्षार्थी और देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए ही लागू किया गया है। और इस नीति के तहत सन 2030 तक अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का लक्ष्य है। यानी भाई ये लक्ष्य है इस शिक्षा नीति का कि 2030 तक ये पूरा अपना फॉर्मेट जारी कर देगा, पूरी तरह से परिवर्तन लाएगा और पूरी तरह से भाई इसका जो एम रखा गया है टारगेट कि ये पूरी तरह से लागू हो जाएगी और इस पर एकदम काम हो जाएगा। तो ये हो जाता है निष्कर्ष। ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपको लिखना होगा बच्चों अगर ये टॉपिक आपके एग्जाम में
आता है। तो ये आपका कंप्लीट हिंदी का क्वेश्चन पेपर रहेगा। आई होप कि इससे आपको मदद मिली होगी बच्चों। अब आपका टेंशन बिल्कुल भी, अपने को टेंशन नहीं लेना है, हम यही बोलेंगे बच्चों। टेंशन लेंगे तो दिमाग आपका ही खराब होगा, इसलिए चिल करके एंजॉय करते हुए जाएंगे पेपर देने, टेंशन नहीं पालना है। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। आपका एग्जाम अच्छा जाए, ऑल द बेस्ट।